हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ ऑप्टिक्स और इसमें हम देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो आंखें जो एक खूबसूरत चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो उसकी थोड़े से जो क्या क्या पार्ट हैं तो हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं। इसमें जो हमारा ये है आई लेंस, इसे आई लेंस कह लो या क्रिस्टलाइन लेंस कह लो, ये लेंस है। यहाँ पे हमारी रेटिना, ये रेटिना एक तरह से स्क्रीन का काम करती है। मतलब जो भी हमारी इमेज है, रे यहां से आएगी। ये कौन सा लेंस है हमारा? कॉन्वेक्स, यानी आई लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये रे को कन्वर्ज कर देता है और इमेज कहां पे बनाता है? इस स्क्रीन पे, जिसका नाम क्या है? रेटिना। तो रेटिना पे कैसी इमेज मिलेगी? अगर हम ये देखें, जो भी इमेज मिलेगी वो रियल मिलेगी, है ना। कॉन्वेक्स लेंस इधर दे रहा है राइट साइड में, रियल इमेज है। और इन्वर्टेड मिलेगी, पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन हमें तो इरेक्ट दिखता है। तो आगे का खेल क्या है? वो ब्रेन जो है उसको करता है। लेकिन अगर सिर्फ लेंस की बात करें तो लेंस कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है रेटिना पे? तो वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी। यहां से आगे कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व्स। अब यहाँ पे थोड़ा बायो का खेल आ जाता है। ऑप्टिक नर्व्स और सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में उसको तब्दील करती हैं इमेज को, और किसी तरीके से हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं और वो देख लेता है कि कोई चीज़ सामने खड़ी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें भरी हुई है, जेली लाइक चीज़ें, वो है विट्रस ह्यूमर। और आई लेंस और इस बाहर की जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्निया, ये रही कॉर्निया। इसके अंदर जो चीज़ भरा हुआ है वो है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ऐसा पानी पानी सा लग रहा है, तो एक्वस ह्यूमर पहले आएगा। वो एक गाना है ना, आंखों में नमी है, हंसी लबों पर, क्या राज है जो छुपा रहे हो। तो जो नमी है वो कहाँ है? सबसे पहले आंखों के सामने ही है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि एक्वस ह्यूमर पहले है और विट्रस ह्यूमर बाद में। उसके बाद अगर आंख को ऐसे देखें, मान लेते हैं ये आंखें हैं और ये इसकी वो है पुतली, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल, सॉरी आइरिस। ये है आइरिस। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है ये है स्क्लेरा। यानी अगर हम किसी की आंखों की खूबसूरती का हम वो करते हैं कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तो असल में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि योर आइरिस इज ब्यूटीफुल। आइरिस वही है जो किसी की ग्रीन हो जाती है, किसी की ब्लू हो जाती है। तो ये है आइरिस। इसके अंदर जो हमें छोटा सा दिखता है यहाँ पे, ये है प्यूपिल। ये आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। आप देखेंगे कभी प्यूपिल आपका बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। अगर ये जब पहले पढ़ा था हम लोगों ने, तो टॉर्च लेकर के ऐसे सामने आप अभी देखोगे, तो जब आप ज़्यादा लाइट दोगे अपने प्यूपिल को, तो वो क्या करेगा? आइरिस जो है, आइरिस कंट्रोल कर रहा है प्यूपिल के साइज को। ये देखो, आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो जब आप ज़्यादा लाइट दे रहे हैं इसको, तो ये साइज छोटी कर लेगा ताकि कम लाइट एंटर करे। ठीक इसी तरीके से जब आप अंधेरे में होंगे, लाइट कम है, तो अब हमारा आइरिस इस प्यूपिल के साइज को एनलार्ज कर देगा। ये रहा हमारा प्यूपिल, और प्यूपिल इतना बड़ा हो जाएगा, ये तो आइरिस है। तो डिम लाइट में इसको एनलार्ज कर दे रहा है, क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ये अंदर ले सके। तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच, आइरिस और प्यूपिल के बीच, कि आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। और इसीलिए जब हम धूप से जब आते हैं छत पे, मान लो कपड़े वपड़े उतार के नीचे गए, तो फिर ठीक से दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि वो एकोमोडेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस प्यूपिल अपनी साइज को चेंज करता है। बाकी आप टॉर्च लगा के देख भी सकते हैं, आपको दिखेगा प्यूपिल कैसे साइज हमारा चेंज कर रहा है। जो आउटर मोस्ट लेयर इधर हो गई, वो हो गया कॉर्निया, प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, ये लेंस है। अब इस लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? लेंस सिलेरी मसल जो है ये कंट्रोल करती है लेंस को, है ना। ये ढीली हो सकती है, टाइट हो सकती है, ये इससे कनेक्टेड है। ये हमारी सिलेरी मसल। जब बढ़ती उम्र हो या उम्र के साथ साथ हमारी सिलेरी मसल वीक हो जाएंगी, तो हमारा लेंस अब उतना अच्छा नहीं रहेगा। कभी ऐसे हो जाएगा, कभी पिचक जाएगा, कभी टेढ़ा हो जाएगा, और धीरे धीरे हमें देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये पूरा खेल था ह्यूमन आई का। इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं, इतनी ही चीज़ें थी। और क्या बता सकते हैं? प्यूपिल और आइरिस हो गई। अब हम देखते हैं आगे। हाँ, दो और चीज़ें आती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं था, ये एस चांद वगैरह में था काफ़ी पहले। तो देखो, दो चीज़ें होती हैं हमारी आंख में, एक रॉड्स हैं और एक कोन्स हैं। रॉड्स क्या हैं? वो लाइट
से एसोसिएटेड है, मतलब आपको लाइट देखने में मदद करती हैं, और कोन्स जो है आपको अलाउ करती हैं कलर्स को देखने के लिए। जब लो लाइट की कंडीशन हो तो आपके रॉड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना, लाइट बहुत डिम हो तो आपके रॉड्स एक्टिवेट हो जाएंगे जिससे कि आपको लाइट दिखती है। और कोन्स आपको क्या एक्टिवेट करते हैं, कोन्स आपको हेल्प करते हैं कलर को देखने में। तो आप वैसे ही याद कर सकते हो रॉड लाइट, रॉड ये ऐसे ट्यूबलाइट नहीं होती है अपने घर में, तो उसको रॉड भी तो कह देते हैं, रॉड बदल दो, तो रॉड इज एसोसिएटेड विथ लाइट। वियरस कोन्स, ये तो सी ऐसे ही दिख रहा है, सी से कलर, नहीं तो कौन समझ लो कि कौन लेने गए आइसक्रीम वाले के यहाँ, तो बोला कौन सा लोगे, चॉकलेट लोगे, स्ट्रॉबेरी लोगे, पाइनएप्पल लोगे, कई फ्लेवर आते हैं, मैंगो लोगे, तो कोन्स काफ़ी कलर भी हो गए ना इसमें, तो कोन्स इज एसोसिएटेड विथ कलर और लो लाइट कंडीशन और हाई लाइट कंडीशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है कि अब हमारी आई लेंस है, इसको जब दूर की चीज़ें देखनी हो या कभी कभी इसको पास की चीज़ें देखनी होती हैं तो ये अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये तो एकदम इंग्लिश ही है, इसमें फिजिक्स है ही नहीं, है ना। द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कब दूर का देखना होगा तो एडजस्ट करेगा और इस हिसाब से चीज़ों को देखेगा, रेटिना पे उसकी इमेज बनाएगा और हम उसे देख लेंगे। अब यहाँ पे जो सिलेरी मसल का काम आता है, क्योंकि सिलेरी मसल ही अभी हमने देखा था कि वो कनेक्ट है ना लेंस से, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, जिसकी वजह से लेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और वो फोकल लेंथ पे चेंज आएगा, जिसकी वजह से आप दूर की और पास की चीज़ों को देख सकेंगे। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है एक बार भी, लेकिन मैंने सोचा इसे अब एनसीईआरटी में है तो फिर पढ़ना बनता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है शायद, इसलिए यूपीएससी ने पूछा नहीं है। पर हम यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं हमारी सिलेरी मसल रिलैक्स कर रही है और या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। पहला केस लेते हैं रिलैक्स, ये हमारी लेंस है, यहां पे सिलेरी मसल है ऐसे, अभी रिलैक्स कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है ना, ऐसे दबाना, इसमें आपने बड़ा होगा, मान लो ये बॉडी है, ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, और उसको बोलते हैं ऐसे करके एक्सपैंड, स्ट्रेस वाले में भी पढ़ा होगा आपने। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे, तो अभी रिलैक्स कर रही है तो इसका मतलब अभी क्या है, ये इधर जा रही है ऐसे मान लो, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, सिलेरी मसल ने इसको सिर्फ दबा दिया नीचे। ठीक है, हमने इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश की है। ये कॉन्ट्रैक्ट का केस है और ये रिलैक्स का केस है। रिलैक्स है, आराम से पीछे जा रही है, रिलैक्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेंस बिकम्स थिन। क्या हमारा लेंस थिन नहीं हो गया? देखो जब ये दूर चला गया, मान लो इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ कहीं रही होगी, तो थिन हो गया ना, ऐसे पतला हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, देखो इसको ऐसे फोर्स लगाओ, मान लो नॉर्मल कंडीशन है, जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई ऐसे ऐसे, बीच में लेंस फंसा है, दोनों से दबा दो तो ये फूल नहीं जाएगा क्या, तो फूल गया, तो ये लेंस यहाँ पे थिक हो गया, यहाँ पे ये थिन हो गया। अच्छा एक एक करके करते हैं, है ना, पहले रिलैक्स ही पढ़ लेते हैं पूरा। तो जब हमारी सिलेरी मसल रिलैक्स कर रही थी, यानी कि ऐसे हुआ, लेंस क्या हो गया, पिचक गया, थिन हो गया। लेंस जब थिन हो गया, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, लेंस थिन यहाँ कहीं फोकस होगा, तो फोकस क्या हो गया, और इस केस में फोकस क्या हो गया, देखो पहले फोकस इसका यहाँ कहीं था, इतना बड़ा फोकस था, अब सिर्फ फोकस इतना हुआ, फोकस वहाँ पे घट गया, यहाँ पे फोकस, हाँ वीडियो बना के आता हूँ मैं। लेंस बिकम्स थिन और फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कैसे हो रही है, समझ रहे हो ना, जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, अभी क्या ये और पतला हो गया, तो और इतनी जगह और मिल गई ना हमें, फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, जिससे कि हम सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होती हैं तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल, लेंस बिकम्स थिन रिलैक्स कंडीशन में, लेंस थिन हुई, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई और हम दूर की चीज़ें आसानी से देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के केस में देखते हैं, ऐसे ऊपर से दबा दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेंस हमारी थिक हो गई, तो अब फोकल लेंथ तो डिक्रीज हो गई, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, तो हम पास की चीज़ें अब आसानी से देख पा रहे हैं। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी तक इसने पूछा नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी में था तो हमने पढ़ लिया है। अब वो देखते हैं, एक आंख से आप कितना देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 150 डिग्री, ये वाली आंख बंद कर लो तो ऐसे दिखेगा ना 90, और ये थोड़ा सा 150, और दो आंख से कितना देखोगे 300, दो आंख से देखेंगे हम 180 डिग्री,
फिर इनका जो कॉम्बिनेशन है, अब हम उल्लू तो है नहीं कि ऐसे यहाँ यहाँ आँख लगी हो, मान लो किसी की यहाँ लगी हो तो पूरा देख लेता, हम लोग को सामने दे दिया है तो हम लोग क्या इतना ही देख पाते हैं। पर मुझे लग रहा है मैं 180 से ज़्यादा देख सकता हूँ, 190। ठीक है, 2 आँखों से हम कितना देख सकते हैं? अरे एक शेर याद आ गया कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, मगर 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। तो एक आँख से 150 डिग्री हमने देखा, 2 आँखों से 180 डिग्री देखा। यहाँ पे एक चीज़ आता है स्टीरियोप्सिस, मतलब एक आँख से जब आप देखोगे तो सब कुछ 2D दिखेगा, इसलिए हमारे पास दूसरी आँख है जिसकी इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हमें उसकी डेप्थ का भी परसेप्शन हो गया है ना। एक बॉटल दिख रही है यहाँ सामने, लेकिन उसकी जो वो है डेप्थ कि कितनी दूर तक है, वो कब पता लगेगा? जब हम दूसरे एंगल से भी हमने देखा और दिमाग ने क्या किया, दोनों को सुपर इम्पोज करके अब हमें एक 3D पिक्चर दिखाई। दिस इज स्टीरियोप्सिस, परसेप्शन ऑफ डेप्थ इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई, इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आईज। दोनों आंखों ने मिलके हमें ये दिखाया। ठीक है, अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये आप कहीं कहीं देखेंगे, या फिर इसी को बोल देते हैं नियर पॉइंट। मतलब कोई लिमिट तो होगी ना, कहाँ तक देख सकते हैं, और पास में भी कोई लिमिट होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ आप चीज़ों को क्लियरली देख सकें, उससे अगर आप करीब लाएंगे तो आपके थोड़े स्ट्रेन पड़ेगा आंखों पे और चीज़ें इतनी क्लियरली देख नहीं सकते हैं। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, उससे आगे अगर ले आओगे तो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। दिस इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अच्छे से आप देख सको। या फिर नियर पॉइंट, तो ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ मेरी आंखें हैं तो यहाँ 25 सेंटीमीटर लगभग रखना पड़ेगा तो अच्छे से मैं पढ़ सकता हूँ। इसके पास लाओगे तो फिर और दिक्कतें होती हैं। 25 रखना चाहिए, नियर पॉइंट 25 हो गया, तो कुछ ना कुछ फार पॉइंट भी होना चाहिए कि आंखें कितना देख लेंगी, कोई तो लिमिट हो। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यहाँ से मेरे को एक और याद आ रहा है इंसिडेंट कि मेरा एक दोस्त था कृष्णा, तो कृष्णा एक बार अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी कितनी ज़मीन है हमारी? तो उसके दादाजी बोले कि छत से देखो, जहाँ तक तुम्हारी आंखें जा रही हैं वो सब अपना है। तो आंखें कहाँ तक देख सकती हैं? अब ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग सबकी वो है, पर कोई वो नहीं है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना भी देख सकते हो। लेकिन क्या आपने सूरज देखा? क्या आपने चांद देखा? सूरज देखा, चांद देखा, और क्या क्या देखा? कितनी दूर है ये लोग, कितने लाख किलोमीटर है, लेकिन फिर भी दिख तो रहा है। जुपिटर अभी उसका वो अभी हुआ था ना सोलर सिस्टम, अभी जुपिटर और विनस एक लाइन में दिखाई दिए थे, अभी 7-8 दिन पहले की बात है। तो आप वो भी देख ले रहे हैं। तो यानी इसका फार पॉइंट हम कह सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, कितना भी देख सकते हैं। अब छोटी दिखेगी बात अलग है। तो यहां से हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आ गया कि ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। ये हो गया। और कई बार नियर पॉइंट को ही हम प्यार से कह देते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। एक कैटरैक्ट नाम की एक चीज़ है, ये आपको पता है, मोतियाबिंद है शायद, कि जब ये आंखों के ऊपर एक झिल्ली टाइप की आ जाती हैं, थोड़ी सी मिल्की और क्लाउडी लेयर आ जाए तो चीज़ें तो दिखाई नहीं देंगी ना, मिल्की एंड क्लाउडी लेयर ऑन लेंस, तो फिर वो इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो उसकी सर्जरी करके क्या करते हैं, इस झिल्ली को, इस कवर को अगर हटा दें तो आंखें देखने लग जाएंगी। दिस इज नोन एज कैटरैक्ट। फिर वो काला वाला चश्मा पहनते हैं, अगर कोई जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अक्सर ये होता है, फिर वो ब्लैक वाला चश्मा पहनते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी होती है। तो कैटरैक्ट आप समझ गए, जब मिल्की क्लाउडी लेयर फॉर्म हो जाए ऑन द लेंस एंड बाय सर्जरी रिमूव दिस। और देखो अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स और उनके करेक्शन। 3 तरीके के इसमें डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। देखो, जो नंगी आंखों से, नेकेड आई से जो देखने का मजा है वो बहुत बढ़िया है मतलब जिनको चश्मा लग जाता है उसके बाद पता लगता है कि नहीं यार, क्योंकि अब ये फैशन के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब किसी किसी को शौक होता होगा,
लेकिन जब आपकी आंखें ख़राब होने लगती हैं तब आपको पता लगता है कि यार ऐसे देखने में कितना मज़ा है, फालतू में ऐसे टांगे रहो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ का जो बेनिफिट हुआ, जो जो चश्मा लगाते हैं, कि उन्हें ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं वो लोग। अब जैसे मुझे है मायोपिया, मतलब बहुत लोगों का होता है, सबको मायोपिया ही होता है लगभग। तो अब मायोपिया में कौन सी ग्लास लगेगी वो मुझे पता है, क्योंकि अब चश्मा पहनता ही है जो आदमी, उसको खुद का पता ही होगा। उसको दूर का दिख रहा है कि पास का दिख रहा है, वो आसानी से बता देगा, क्या क्या दिक्कत है वो बता देगा। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। तो मैं आपको अपना ही केस समझा देता हूँ, या फिर अगर आप हाइपरमेट्रोपिया हैं तो आप अपना केस याद कर लेना। देखो मायोपिया में क्या होता है कि पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। सी नियर नॉट फार, है ना, सब ऐसे शॉर्ट फॉर्म। पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। इसका एक और नाम है नियर साइटेडनेस। अब बहुत पहले की बात है, 10th 11th में किसी ने मुझे बता दिया था कि उल्टा उल्टा है। इसमें देखो, इसमें दूर का नहीं दिख रहा है इसका, इसलिए इसका नाम नियर साइटेडनेस है। ये सब कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। देखो, इसने नियर साइटेडलेसनेस तो नहीं लिखा है ना, तो वो सब थ्योरी तो काम ही नहीं करेगी। ये चुपचाप क्या कह रहा है, मैं कंफ्यूज नहीं करने की कोशिश करता हूँ। पास का तो दिख रहा है ना इसमें, तो ये यही कह रहा है कि भाई नियर साइटेडनेस है, आप पास का देख ले रहे हैं, है ना। पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो पास का तो दिख रहा है, तो नियर साइटेडनेस ठीक तो कह रहा है, कंफ्यूज करने की क्या जरूरत है। दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या है, आपको दूर का दिखेगा और पास का नहीं दिखेगा। दूर का दिख रहा है ना, साइटेडनेस आपकी कौन सी है, फार साइटेडनेस। तो दूर का दिखे, फार साइटेडनेस, पास का नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। तो इसमें जैसे कई आप लोग देखा होगा, जैसे पापा वापा होते हैं, तो कोई सामान लेना हो तो वो लोग 25 सेंटीमीटर नहीं देख पाते हैं, वो लोग और पीछे करते हैं, क्योंकि उनको पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिखता है, तो वो ऐसे करके देखते हैं क्या रेट है, क्या सीन है। और तीसरा है प्रेस बायोपिया। बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है, हमारी सिलेरी मसल्स थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, तो एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, थोड़ा सा चीज़ें साफ नहीं देख पाते हैं, दोनों होने लगता है। ये सारी चीज़ें हैं प्रेस बायोपिया। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। मायोपिया में क्या है, आपको याद है ना, पास का दिख रहा है कि नहीं मुझे, पास का तो मैं देख ही लेता हूँ यार, अभी तो कहाँ चश्मा लगाया हूँ, पास का दिखता नहीं है क्या, दूर का नहीं दिखता है, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है नहीं दिख रहा है, और यही सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि असल में हुआ क्या। मायोपिया आपने देखा कि पास की चीज़ें तो दिख रही हैं, पास का दिख रहा है, इसी का दूसरा नाम क्या था, पास का तो दिख ही रहा है, नियर साइटेडनेस। अब देखो हो क्या रहा है कि मैं दूर का नहीं देख पा रहा हूं। ऐसा क्या हो रहा है, मैं दूर का नहीं देख पा रहा हूं ना, इसका मतलब मेरा फार पॉइंट क्या अब इन्फिनिटी है, नहीं तो मैं अब एक लिमिट तक ही देख सकता हूं, है ना। नियर पॉइंट में तो कोई इश्यू है नहीं, पास का दिखता है। दूर में क्या है कि मेरा फार पॉइंट अब खिसक चुका है, इन्फिनिटी से पहले खिसक चुका है। शिफ्ट्स कैसे लिखते हैं, शिफ्ट्स इन फ्रंट ऑफ इन्फिनिटी, हाँ, नियरर देन इन्फिनिटी, है ना, शिफ्ट्स नियरर देन इन्फिनिटी। अब फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहा मेरा, इन्फिनिटी से कहीं ना कहीं कम हो गया है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है इसमें, और करेक्टिव लेंस कौन सा यूज होता है, तो करेक्टिव लेंस यूज होता है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, मैंने आपको बताया था, इट इज नेगेटिव एंड पावर इज -1.75। 1.75 एक में है, एक में शायद 5 ही है, पावर आप याद रखो बस, पावर इज माइनस, कॉनकेव लेंस की माइनस में होती है। देखो ये डिफेक्ट होता क्यों है, कई कारण है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाए, या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो हमारी आंख की आई बॉल है उसका इलोंगेशन हो जाए। ये दो चीजें आपको याद कर लेनी, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाए या तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का क्या मतलब है, जब कर्वेचर बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो, है ना, फोकल लेंथ डिक्रीज। अब देखो मायोपिया में क्या होता है कि इमेज फॉर्म हो रही है कहां पे, बिफोर रेटिना, क्योंकि जैसे ही आपकी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हुई, कर्वेचर आपका बढ़ गया, तो आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। तो अब जब ये रे ऐसे पैरेलल जा रही है, ये फोकल लेंथ पहले मान लो यहां कन्वर्ज करती है, ये रही हमारी रेटिना, तो अब यहीं कन्वर्ज कर दे रही है, फोकल लेंथ इसकी इतनी है,
तो इमेज बिफोर रेटिना बन रही है तो मुझे ठीक से दिखेगा नहीं। इमेज कब दिखेगा? जब ये इमेज कहाँ बने? रेटिना पे। तो क्या कर सकते हैं हम क्यों ना ऐसा करें कि पहले थोड़ी रे को और डाइवर्ज कर दें। इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, कॉनकेव लेंस। मान लो ये है, ये आंखें हैं, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिया। तो अब जो रे गई उसको इसने पहले थोड़ा और डाइवर्ज कर दिया, अब इसके पास गई लेंस पे और इसने कन्वर्ज कर दिया कहाँ पे? रेटिना पे। अब हमारी इमेज रेटिना पे बनने लगी और मैं चीज़ें ठीक से देख पा रहा हूँ। तो इसीलिए हमने यूज़ क्या किया है? कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज क्या है, पहले बन रही थी, तो उसने हमने पहले रे को और डाइवर्ज करवाया और उसके बाद जब इस लेंस ने कन्वर्ज किया तो ठीक वही किया जहां हमें इसकी जरूरत थी। ये खेल था मायोपिया का। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या केस हो रहा है कि आप पास की चीजें नहीं देख पा रहे हैं। जब आप पास की चीजें नहीं देख पा रही हैं, यानी 25 में नहीं देख पाएंगे, आपका नियर पॉइंट खिसक गया है। आप चीज़ों को पहले दूर ले जाते हैं, जैसे मेरे यहाँ साबुन वाबुन लेने आते हैं तो वो दूर ले जाते हैं, इनका नियर पॉइंट खिसक गया है। क्या वो अब 25 है? नहीं, 25 से ज़्यादा हो गया है ना। दूर करेंगे तभी इनको क्लियर दिखेगा। नियर पॉइंट शिफ्ट, यानी कि नियर पॉइंट मोर देन 25 हो गया है। अब 25 से ज़्यादा दूर ले जाओगे तो उनको क्लियर दिखेगा। इनको पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, दैट इज फार साइटेडनेस। इसमें इमेज कहाँ बन रही है? इमेज रेटिना के कहीं ज़्यादा पीछे बन रही है। इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा लेंस लगाना ज़्यादा बेहतर है? अगर हम एक और कॉन्वेक्स लेंस पहले लगा दें, यानी जो रे को पहले ही कन्वर्ज कर दे थोड़ा और ये वाला और कन्वर्ज कर देगी, तो यहाँ बनने की बजाय अब यहाँ बनेगी। पहले पीछे बना रही थी, एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दिया, रे को पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स। और कन्वर्ज कर दिया तो अब यहाँ से अब यहाँ पे रेटिना पे बनने लगी और अब हम देख पा रहे हैं। सो विच लेंस वी हैव टू यूज फॉर दिस हाइपरमेट्रोपिया? वी हैव टू यूज कॉन्वेक्स लेंस। ये डिफेक्ट क्यों होता है? अगर फोकल लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, देखो फोकल लेंथ बढ़ रही है ना इसकी, ये फोकल लेंथ बढ़ गई, जहाँ पे कन्वर्ज होता है वही तो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ इसकी बढ़ गई, यहीं तक होना चाहिए था, तो ये इशू हुआ। जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना, ये देखो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है, घट गई। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो मायोपिया हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। और आई बॉल अगर बहुत छोटी हो जाए, अगर आई बॉल आपकी बहुत छोटी हो जाए, छोटी छोटी ऐसे, तो देखिए देख कैसे पाओगे, पास की चीज़ें नहीं दिखेगी, ऐसे याद कर लो। डिफेक्ट आपको पता चल गया। करेक्टिव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, पावर कैसा होगा उनका? प्लस समथिंग, +1 डायोप्टर, ऐसा कुछ होगा। इमेज कहाँ बन रही? बिहाइंड द रेटिना। कौन सा लेंस यूज़ किया? कॉन्वेक्स। एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रेस बायोपिया को। प्रेस बायोपिया क्या है? एक एज रिलेटेड कंडीशन है, बढ़ती उम्र के साथ ये देखने को मिलता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेस विथ एज, है ना। कब तक चीज़ें वैसी ही रहेंगी? चीज़ें बदलती हैं और धीरे धीरे आप पाएंगे जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं कि अब आंखें इतनी जल्दी एकोमोडेट नहीं कर पाएंगी। फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज जो कर ले रही थी, मसल वसल भी वीक हो जाएगी। ये डिफेक्ट क्यों हो रहा है? वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल ही वीक हो गई तो इतने अच्छे से लेंस को कैसे वो कर पाएगी? डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, अब उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रही। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, आप चीज़ों को डिस्टिंक्ट नहीं देख पाएंगे ठीक ठाक सा। दिस इज प्रेस बायोपिया। और बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी को दोनों हो तो उसे बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं, जैसे ये दादा दादी नाना नानी लगाते हैं। इसमें क्या होता है, बाईफोकल मतलब देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के लिए, तो ये मान लेते हैं चश्मा है, आपने देखा होगा यहाँ ऐसे लगाते हैं, तो ऊपर वाले में कॉनकेव होगा, नीचे वाले में कॉन्वेक्स, या ऊपर कॉन्वेक्स कॉनकेव? खुद ही सोचो। जब दूर देखना है तो इसके अंदर नीचे से क्यों झांकेंगे, वैसे बाहर देखेंगे बढ़िया। हाँ बाहर, क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा है, यानी कि मायोपिया है। मायोपिया इसके लिए कॉनकेव लेंस लगेगा, तो यहाँ पे इनका होता है कॉनकेव लेंस, ताकि दूर का देख सकें। इसे लिख लूँ क्या? दूर का देखो, दूर का देखो। फिर जब अखबार पढ़ने लगेंगे, न्यूज़पेपर, तो इस पतले वाले में से झांकेंगे कि हाँ भाई लाओ पास है, वहाँ देख लेते हैं। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। जब पास का देखना हो तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। तो ये होता है बाईफोकल लेंस, और कोई बात नहीं है।
इसमें न्यूमेरिकल तो वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आए तो इसमें आपको क्या करना होता है, मायोपिया का केस में और हाइपरमेट्रोपिया के केस में, ये इन सब एग्जाम में वैसे न्यूमेरिकल नहीं आता है इसका, मतलब मैंने नहीं देखा है, पर अगर इन फ्यूचर आ जाए तो सेम वही जो लेंस का केस है, तो आपको लगाना क्या है, लेंस फॉर्मूला। यू क्या लेना है, इन्फिनिटी, यू क्या लेना है, -25, वी क्या लेना है जो गिवन हो, वी क्या लेना हो जो गिवन हो, और सॉल्व कर देना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मायोपिया के केस में आपको u इन्फिनिटी लेना है, हाइपरमेट्रो के केस में u -25 सेंटीमीटर लेना है। याद करना हो याद कर लो, लेकिन ये आ नहीं रहा है न्यूमेरिकल, ऐसा थोड़ा सा टफ हो जाएगा शायद। तो यहाँ तक हमारा खेल हो गया, तीनों डिफेक्ट्स का हमने अच्छे से देख लिया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं हु कैन डोनेट आइज। आंखें कौन डोनेट कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चा नया पैदा हुआ है, बूढ़ा हो गया है, कोई भी सेक्स हो, जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि वो ट्रांसफर हो, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज है तो आप नहीं कर सकते, वरना आराम से करो। सभी लोग डोनेट कर सकते हैं 4 से 6 घंटे के अंदर। जब आप मरेंगे, मतलब आप नहीं मरेंगे, सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जब कोई मरेगा तो 4 से 6 घंटे के बीच उसकी आंखें निकाले जा सकती हैं। अगर किसी को अस्थमा हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आंखें डोनेट तभी भी कर सकते हैं। लेकिन कोई इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है, जैसे मान लो आपको एड्स है, फिर आपको यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी को एड्स हो, हेपेटाइटिस B-C हो, रेबीज़ हो, कुत्ता उत्ता काट लिया हो, टिटनेस हो, कॉलरा हो, ल्यूकेमिया कैंसर टाइप का हो, ब्लड कैंसर, फिर मेनिंगिटिस, एंसेफेलाइटिस, बहुत टफ वर्ड है बायोगे, ये थोड़ा ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू है, तब आप डोनेट नहीं कर सकते, है ना। यानी बात आपको समझ आ ही रही है कि ऐसे कोई सस्ती बीमारी है तो आप डोनेट कर सकते हैं, कोई अगर इस तरीके की बीमारी एड्स वगैरह है तो नहीं कर सकते। तो यूपीएससी शायद ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यू कैन नॉट डोनेट योर आइज, A अस्थमा, B हाइपरटेंशन, C डायबिटिक, D एड्स। तो D एड्स इज द आंसर। मैं तो कहूँगा ये तीनों याद कर लो कि इसमें तो दे ही सकते हैं, बाकी तो सब अच्छा है। अब हम देखते हैं। थैंक यू।